हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी दृष्टा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। You have learnt that cells are organized into specialized tissues and organs and collectively perform specific function। ये क्या कह रहे हैं कि जो सेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज होके क्या बना रही है, टिश्यू बना रही है, टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है। ये क्या कह रहा है कि इन सेल्स को एज ए यूनिट फंक्शन करने के लिए एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरेक्ट करना पड़ेगा और अपने एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्शन करना पड़ेगा। दीज इंटरेक्शन मस्ट एट द सेल बाउंड्री। जो ये इंटरेक्शन है ये कहाँ पे होगा, सेल बाउंड्री पे होगा, विच इज सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, वेयर सब्सटेंस मूव्स बिटवीन द सेल्स एंड देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ सेल बाउंड्री पे क्या हो रहा है, जो सब्सटेंस है ये मूव कर रहे हैं। अब देखो एक बार हम समझते हैं, सेल्स क्या कर रही हैं, एज ए यूनिट की तरह काम कर रही हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, जैसे ये हो गई सेल्स। अब इनको क्या करना है, एज ए यूनिट काम करना है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्शन करना पड़ेगा, एक तो अपने एनवायरनमेंट के साथ और दूसरा आपस में। ये जो इनका आपस का इंटरेक्शन हो रहा है ये सेल बाउंड्री के ऊपर हो रहा है। ठीक है, सेल बाउंड्री की हेल्प से क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपने एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये कह रहा है कि इवन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, कह रहा है कि अगर एक कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो भी अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करता है, मटेरियल का एक्सचेंज करता है और रिस्पोंड करता है अपने एनवायरनमेंट के। इसको भी इंटरेक्शन करने की नीड होती है। नेक्स्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन द यूनिवर्सल फीचर ऑफ ए सेल। अब ये क्या कह रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, यूनिवर्सल फीचर है सेल का, यानी हर सेल के अराउंड हमें क्या मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। द सेल मेम्ब्रेन इज ए थिन बाउंड्री। जो सेल मेम्ब्रेन ये क्या है, थिन बाउंड्री है जो क्या कर रही है, सेल को सराउंड कर रही है और सेल के जो अंदर इसका कंटेंट है उसको क्या कर रही है, ये प्रोटेक्ट कर रही है। इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल एंड इन ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या कह रहा है कि ये सेल की इंडिविजुअलिटी को भी डिफाइन करती हैं और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। देखो जो सेल है इसकी जो बाउंड्री है वो कैसी है, थिन है, और ये क्या कर रही है, सेल को क्या कर रही है, सराउंड कर रही है, यानी कि सेल के चारों तरफ प्रेजेंट है और इसके अंदर जो इसका कंटेंट है इसको क्या कर रही है, ये प्रोटेक्ट कर रही है। और इसके अंदर, सेल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा। इसके अंदर क्या है, इसके कंटेंट को हम बोलते हैं प्लाज्मा, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। इसका मतलब ये कुछ मॉलिक्यूल्स का तो ये क्या करवाएगी, एंट्री करवाए, कुछ मॉलिक्यूल्स की तो ये क्या करवाएगी, एंट्री करवाएगी, वहीं दूसरे मॉलिक्यूल्स की एंट्री को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। ये क्या कह रहा है कि आपने पढ़ा है कि कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ये जो एल्वियोलाई है उसकी मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे CO2 और O2 का मूवमेंट होता है। जो एल्वियोलाई से O2 कहाँ पे आएगी, ब्लड कैपिलरी के अंदर आएगी, और जो ब्लड कैपिलरी में CO2 प्रेजेंट है वो कहाँ पे जाएगी, एल्वियोलाई के अंदर जाएगी। ये किसके थ्रू हो रहा है, ये हो रहा है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। कैसे हो रहा है, ये एक डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू। इसमें क्या होता है, कोई भी पार्टिकल अपने हायर कंसंट्रेशन से कहाँ मूव करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। यहाँ ब्लड के अंदर क्या है, CO2 की कंसंट्रेशन हाई है तो वो कहाँ मूव करेगी, एल्वियोलाई के अंदर। और O2 की कंसंट्रेशन कैसी है, लो है, तो O2 अपनी हाई कंसंट्रेशन जो कि एल्वियोलाई के अंदर है वो मूव करेगा ब्लड कैपिलरी के अंदर। ठीक है। How does the structure of the cell membrane in the cells of alveoli control the movement of substance across it? अब ये कह रहा है कि कैसे जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन की वो एल्वियोलाई के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है सब्सटेंस का उसको कंट्रोल कर रही है। देखो जो एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल। हमने पढ़ा ना कि जो मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। जो क्या करवाती है, कुछ सब्सटेंस का तो ये मूवमेंट करवाएगी, यानी कि अंदर आने देगी, और कुछ सब्सटेंस को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। ये जो O2 और CO2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये स्मॉल होते हैं, इनकी क्या करवाएगी, ये इनका क्या करवाएगी, ये मूवमेंट करवाएगी, और जो दूसरे लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्लॉक करेगी। तो ऐसे क्या है, एल्वियोलाई के अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी नंबर 2.2, लेट अस एक्सपेरिमेंट। अब एक बार लाइन टू लाइन समझते हैं कि एक्टिविटी में क्या दिया है।
विद द हेल्प ऑफ ए किचन नाइफ केयरफुली कट ए पोटैटो इनटू 2 पीसेज ऑफ रफली इक्वल साइज। ये क्या कह रहे हैं, किचन नाइफ की हेल्प से आप एक पोटैटो को कट करो 2 इक्वल हाफ के अंदर, यानी कि इनका जो साइज हो वो कैसा हो, इक्वल। मशीन की हेल्प से क्या करोगे, इन दोनों पीसीस का वेट करोगे, ठीक है, इनिशियल वेट करोगे। पुट 1 पीस ऑफ द पोटैटो इन बीकर ए। बीकर ए में क्या रखोगे आप, एक पीस रखोगे विद, उसके अंदर क्या है, प्लेन वाटर है, ठीक है। ए में क्या करोगे आप, एक पोटैटो का पीस रखोगे जिसके अंदर क्या है, प्लेन वाटर है। जो दूसरा पीस है पोटैटो का वो आप कहाँ रखोगे, बीकर बी में रखोगे विद, बीकर बी में क्या है, 20% सोल्ट और शुगर सॉल्यूशन है। इसके अंदर क्या था, प्लेन वाटर था, इसके अंदर क्या है, 20% शुगर और सोल्ट सॉल्यूशन है, शुगर या सोल्ट सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल बीकर बी में 100% क्या है, सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब इसके अंदर 80 ml तो क्या होगा, वाटर होगा, और जो 20% है वो साल्ट, और या तो साल्ट और या शुगर प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, या तो हमें 1 घंटे के लिए, या जब तक हमें कोई विजिबल चेंज नहीं आ जाता पोटैटो के पीसेस में, तब तक इसको क्या करना है, अनडिस्टर्ब रख देना है कहीं पे। मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ ईच पीस। अब क्या करना है, जब हमें कोई विजिबल चेंज नज़र आ जाए तब हमें क्या करना है, फाइनल वेट करना है इन दोनों पीसेस का, और हमें क्या करना है, डिफरेंस देखना है इनिशियल और फाइनल वेट के अंदर। जो पोटैटो के पीस हैं उनका जो इनिशियल वेट था और उनका जो फाइनल वेट है उसके अंदर क्या करेंगे, अब हम कंपैरिजन करेंगे। बीकर ए द पोटैटो पीस स्वेल। बीकर ए में क्या है, देखो ये था इन दोनों का इनिशियल साइज, ठीक है, दोनों का लगभग सेम वेट और सेम साइज है। अब क्या है, फाइनल देखते हैं। फाइनल में क्या है, जो ए वाला जो पोटैटो है वो क्या हो जाएगा, वो स्वेल कर जाएगा, और जो पोटैटो बीकर बी में था वो देखो वो क्या कर गया, वो श्रिंक कर गया। अब हमें देखना है व्हाट डू यू इन्फर। आपने इससे भाई क्या कंक्लूड किया, आपने ऑब्जर्वेशन तो कर ली कि जो बीकर ए में पोटैटो था वो क्या कर गया, स्वेल कर गया, और जो बीकर बी में पोटैटो था वो क्या कर गया, वो श्रिंक कर गया। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ चेंजेस इन देयर वेट। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इनके अंदर जो वेट में चेंज हुआ है वो क्यों हुआ है। द वेट ऑफ द पोटैटो पीस इन बीकर ए हैज़ इंक्रीज, क्योंकि ये क्या कर गया था, स्वेल कर गया था। वाइल द वेट ऑफ द पोटैटो पीस इन बीकर बी हैज़ डिक्रीज, क्योंकि ये जो पोटैटो पीस जो बीकर बी में था वो क्या कर गया था, वो श्रिंक कर गया था। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन अलाउ वाटर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बट नॉट द शुगर और साल्ट मोलिक्यूल्स। ये कह रहा है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है पोटैटो की, उसने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट तो अंदर बाहर करवाया, लेकिन जो सॉल्ट और शुगर के मॉलिक्यूल्स थे उनका मूवमेंट इसने क्या किया, इसका मूवमेंट इसने ब्लॉक कर दिया। जो सॉल्ट और शुगर के मॉलिक्यूल्स थे उसका मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं हुआ। देखो आपके यहाँ पे 2 तरह के सॉल्यूशन के बारे में बताया है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन एक और एक डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक बार देखते हैं कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या होता है। देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, H2O के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू सोल्यूट पार्टिकल। सोल्यूट सोल्ट भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, और किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। देखो यहाँ जो ब्लू वाले हैं ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन कैसी है, हाई है। और जो रेड वाले हैं ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन कैसी है, लो है। यहाँ पे इसके अपोजिट है, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन लो है, और जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या मिलेगा, सोल्यूट ज़्यादा मिलेगा, और वाटर क्या करेगा, वाटर क्या है, लेस है। वहीं डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कम मिलेगा और वाटर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब ये कह रहा है कि वाटर जो के पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से, जो कि सोल्यूट सॉल्यूशन के अंदर है, वहाँ से अपनी लेस कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर है। अनटिल द कंसंट्रेशन, जब तक इन दोनों की कंसंट्रेशन कैसी नहीं हो जाती, इक्वल नहीं हो जाती, जब तक क्या है ये मूव करेंगे। मूवमेंट है ये किसके थ्रू हो रहा है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू।
अब एक बार हमने डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया। अब एक बार जो ऑस्मोसिस की एक्चुअल जो प्रोसेस है वो कैसे होती है उसको हम देखते हैं। अब हम देखते हैं ऑस्मोसिस की प्रोसेस कैसे होती है। देखो, ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले हमें एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसी के थ्रू पास होते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई। दूसरा क्या है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस में वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। कहाँ से कहाँ, जो डायरेक्शन होगी वो होगी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। तो यहाँ देखो, यहाँ जो ब्लू वाले पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। उनकी कंसंट्रेशन इधर हाई है और यहाँ पे क्या है, ब्लू वालों की कंसंट्रेशन कैसी है, लो है। ठीक है, इसके अपोजिट जो रेड पार्टिकल्स हैं यानी कि सोल्यूट है, यहाँ कैसा है, सोल्यूट हाई है। तो क्या होगा, जो वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से किधर मूव करेगा, अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, और किसके थ्रू, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेगा। सिंपल सी यही थी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, मूव करते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जब तक कि इनकी जो कंसंट्रेशन है वो दोनों एरिया के अंदर सेम नहीं हो जाती, तब तक क्या है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। ये होती है ओस्मोसिस। ठीक है, अब एक बार याद रख लो आप, ओस्मोसिस में क्या आता है, ये एम आता है ना, तो एम से याद कर लो मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस में हमें क्या चाहिए, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वहीं एक दूसरी प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में भी क्या करते हैं, पार्टिकल्स ही मूव करते हैं अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, बट यहाँ पे कोई भी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती। अब एक बार डिफ्यूजन की प्रोसेस को भी देख लेते हैं। डिफ्यूजन इज़ द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। देखो, इसमें भी पार्टिकल अपनी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, विच अकर्स इवन विदाउट ए मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ क्या है, हमें मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जो ओस्मोसिस में क्या हो रहा था, हमें सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट थी। ओस्मोसिस क्या है, एक तरीके का डिफ्यूजन का ही टाइप है। ओस्मोसिस में क्या हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल की मेम्ब्रेन के थ्रू। इसने यहाँ पे कहा है कि आपने एक्टिविटी नंबर 7.8 और 7.9 अपनी 8th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 7 में आपने पढ़ी थी, जिसके अंदर क्या दिखाया था कि कैसे डाई वाटर के अंदर स्प्रेड हो रही है और कैसे जो फ्रेगनेंस है वो एयर के अंदर स्प्रेड हो रही है, जो एयर के अंदर कैसे फ्रेगनेंस स्प्रेड हो रही है। अब हम देखते हैं कि कैसे डाई वाटर के अंदर स्प्रेड हो रही है। देखो, एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसके अंदर एक स्पून हमने डाई डाली। सेंटर के अंदर जो डाई के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी ना, वो अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे, और जब तक मूव करेंगे, जब तक क्या है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ जाती। यहाँ पे भी डिफ्यूजन की ही प्रोसेस दिखाई गई है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं कि देखो, डाई के मॉलिक्यूल्स, ये रेड कलर के डाई के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के अंदर क्या है, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, और जब तक डिफ्यूज़ करेंगे, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, इवनली क्या है, ये डिफ्यूज़ हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे डिफ्यूज़न की प्रोसेस हो रही है यहाँ। दूसरा इसने ये और बताया है कि कैसे कैसे जो सोयल से वाटर रूट एब्जॉर्ब करती है, वो भी एक ओस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू ही होता है। यहाँ पे भी क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जो वाटर की हायर कंसंट्रेशन होती है वो कहाँ होती है, सोइल के अंदर, और जो लो कंसंट्रेशन होती है वो रूट सेल के अंदर। तो वो अब सोइल से कहाँ पे मूव कर जाएंगे, रूट सेल के अंदर मूव कर जाएंगे ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू। अब यही हमने ये देख लिया कि कैसे प्लांट के अंदर वाटर सोयल से एंटर कर रहे हैं रूट सेल के अंदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। क्योंकि ओस्मोसिस क्यों कहेंगे इसमें, क्योंकि एक तो यहाँ पे क्या मूव हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, और दूसरा क्या किसके थ्रू हो रहा है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये ही दोनों क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं इस ओस्मोसिस प्रोसेस की। अब देखो, यहाँ पे भी आपका ये एक्टिविटी दिखाई गई है। ए सेल इज़ केप्ट इन ए सोल्ट और शुगर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, ये कह रहा है कि क्या होगा जब हम एक सेल को सोल्ट और शुगर सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे इफेक्ट देखेंगे हम सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन का सेल के ऊपर। देखो, एक फर्स्ट क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मीन्स होता है सेम, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो सेल के बाहर
और अंदर सेल के दोनों का जो है दोनों के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कैसी होगी, सेम होगी। तो जो नेट मोमेंट होगा सोल्यूट का वो कैसा होगा, वो 0 होगा, क्योंकि इन दोनों की कंसंट्रेशन कैसी है, सेम है। दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है कि जो सॉल्यूशन है इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट्स की वो कैसी है, कम है एज कंपेयर टू जो सेल के अंदर सोल्यूट्स हैं। अगर सेल के अंदर क्या है सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो और वाटर की कंसंट्रेशन कैसे मिलेगी, कम मिलेगी। वैसे ही वो यहाँ पे क्या है वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सोल्यूट की कंसंट्रेशन कैसी है, कम है। तो ये जो वाटर है बाहर से कहाँ जाएगा, सेल के अंदर मूव करेगा और सेल क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ हो रहा था। ठीक है, इधर दूसरे क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब यहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है और यहाँ पे तो फिर वाटर की कंसंट्रेशन कैसी हुई, कम हुई, और यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कैसी हुई, ज़्यादा हुई। तो जो वाटर है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, सेल से बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो सेल से बाहर की तरफ मूव करेगा तो जो सेल का साइज है वो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि सेल ने वाटर लूज़ किया है और ये श्रिंक कर गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल को रखते हैं तो सेल क्यों श्रिंक करती हैं और क्यों स्वेल करती है। सब में लॉजिक वही है कि जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा है वाटर उधर ही मूव करेगा, क्योंकि वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हमेशा मूव करेगा। जो सबसे पहले हमने 2.2 टॉपिक पढ़ा था ना, सेल स्ट्रक्चर, मेनली वो यहीं से स्टार्ट होता है। अब हम सेल की स्ट्रक्चर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चरली द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन। ये क्या कह रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, थिन है, लगभग 7 to 10 नैनोमीटर की उसकी थिकनेस है। 1 नैनोमीटर क्या होता है, 0.00001 mm। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये किससे बनी होती है, लिपिड से और प्रोटीन से मिलके बनी होती है। द फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। एक मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो सेंगर और निकोल्सन ने दिया था। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे सेल की जो मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर है, उसमें कैसे प्रोटीन और लिपिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ये कह रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर की होती है। ठीक है, यानी कि लिपिड बाइलेयर का मतलब ये है कि ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन देखो, एक लेयर ये हो गई और एक ये लेयर हो गई, और जो ये आपको दिख रहे हैं ना ये क्या है, लिपिड्स के मॉलिक्यूल हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, लिपिड की 2 लेयर्स प्रेजेंट है, एक ये हो गई और एक ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे क्या है, 2 लेयर की फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम इसको लिपिड बाई लेयर बोल रहे हैं। देखो ये एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। जो हेड है वो क्या है, वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो आउटसाइड प्रेजेंट होता है। और वाटर रिपेलिंग जो टेल है वो कहाँ, वो इनसाइड प्रेजेंट होती है। देखो ये एक बार ये देख लेते हैं स्ट्रक्चर लिपिड मॉलिक्यूल का। ये है हेड, ठीक है, जो कि वाटर लविंग पार्ट है, वाटर लविंग, ठीक है। हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक। जो टेल है, ये जो टेल है ये क्या है, ये इन अंदर की तरफ होती है, इनवर्ड होती है, क्योंकि ये क्या है, ये है हाइड्रोफोबिक। अब इसका भी रीज़न होता है कि ये अंदर की हेड बाहर की तरफ क्यों प्रेजेंट होती है और टेल अंदर की तरफ, क्योंकि देखो ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, बाहर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। साइटोप्लाज्म और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या होता है, वाटर ही ज़्यादा होता है, इसलिए जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है ना, टेल, वो होती है अंदर की तरफ। ठीक है, और जो वाटर लविंग जो पार्ट होता है, ये जो हेड है, ये कहाँ होता है, ये बाहर की तरफ होता है। और जो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। देखो ये दिखा रखी, ये दिखा रखी वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स। द molecules कैन मूव sideways, flip and rotate within the membrane, hence it is fluid।
क्योंकि ये क्या है, एक फ्लूइड मेम्ब्रेन है, इसका नेचर कैसा है, फ्लूइडी है। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं लिपिड के, ये क्या कर सकते हैं, ये फ्लिप कर सकते हैं, यानी कि इधर से इधर आ सकते हैं, इधर से इधर चले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये इधर के इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, और रोटेट भी कर सकते हैं ये। क्यों? क्योंकि इसका नेचर कैसा है, फ्लूइडी नेचर है, ये सॉलिड नहीं है, इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इसलिए क्या है, ये मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक गेट कीपर्स इन हेल्पिंग सब्सटेंस पास थ्रू। ये जो प्रोटीन है, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये देखो कैसे चैनल बना रखे हैं इसने, ये गेट कीपर की तरह हैं, जो क्या करती हैं, मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है उसको रेगुलेट करती हैं। ये क्या कह रहे हैं कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं इस बाइलिपिड लेयर के अंदर, देखो जगह जगह ये क्या है, एम्बेडेड है, यानी कि ये टाइल की तरह है, एक यूनिफॉर्म तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बल्कि क्या है, इरेगुलर फॉर्म में ये प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोजाइक मॉडल बोलते हैं।